अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बढ़िया से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा लेसन हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन का, दैट इज़ प्रेजेंटेशन, इसको पढ़ने वाले हैं। और मेरी गुजारिश आपसे कि वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आपको कंसेप्ट सारे अच्छे से समझ में आ जाए और अब अच्छे से इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें क्योंकि आपकी एक पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम बहुत मोटिवेट होते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए या अपने वीडियोज़ में बेहतरी लाने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप Presentation. A presentation is the act of communicating a particular topic to an audience in the form of lecture, speech, etc. Presentation एक एक्ट है, एक ऐसा अमल है कम्युनिकेशन का जिसमें एक मखसूस पर्टिकुलर टॉपिक को लोगों के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने डिलीवर किया जाता है, लेक्चर्स में या स्पीच में। उसी को मीन्स कि सिंपली लोगों के सामने भाषण देना, तकरीर करना, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑरेटर टू द स्पेक्टेटर्स। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने स्पेक्टेटर्स को, या जो भी नाजरीन होते हैं या सामाइन होते हैं, देखने वाले या सुनने वाले। ऑरेटर का मतलब होता है जो मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, और स्पेक्टेटर्स मतलब जो वहाँ पे सुनने वाले या देखने वाले होते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। Presentation is intended to inform, motivate, impress and stimulate. It builds goodwill, thoughts, confidence. Presentation का मकसद होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाना लोगों तक, या लोगों को मोटिवेट करना। तकरीरें कराई जाती हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, है ना, या इम्प्रेस कराने के लिए, या लोगों को स्टिमुलेट कराने के लिए। स्टिमुलेट का मतलब होता है कोई किसी काम में इंटरेस्टेड बनाना या किसी को एक्टिव करना, किसी काम के बारे में किसी काम में दिलचस्पी लाना, किसी को स्टिमुलेट कहते हैं उसको, ठीक है। इट बिल्ड्स गुडविल, थॉट्स, कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, गुडविल, इंसान की एक चाहत बढ़ती है, थॉट्स बढ़ते हैं या कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रेजेंटेशन को सुनकर। हम भी जब किसी स्ट्रॉन्ग स्पीच को सुनते हैं तो हम उससे मुतासिर होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर, यानी कि इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आता है, तीन स्ट्रक्चर्स हैं इसके, मतलब तीन पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जब आप स्टेज पे जाते हैं आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी वहाँ का तब टाइम होगा, अपनी ऑडियंस से आप ग्रीट करते हैं। नंबर सेकंड, टॉपिक टाइटल। फिर आप ये अनाउंस करते हैं कि मेरे टॉपिक का टाइटल क्या है, आज के हमारे मजमून का उन्वान क्या है, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करते हैं, शार बोलते हो या कोटेशंस कुछ आप लगाते हो, एक अच्छी ओपनिंग करते हो जिससे मतलब लोगों का ख्याल आपकी तरफ रहता है, लोगों का जहन आपकी तरफ रहता है, एक क्यूरियोसिटी लोगों में रहती है कि अब ये जो भी बोलेगा हम उसको सुनना चाहते हैं। तो इसलिए एक ओपनिंग बहुत दमदार होनी चाहिए। टाइम ड्यूरेशन, और आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। जो भी प्रेजेंटेटर्स होते हैं, जो भी जितना भी टाइम उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, उस टाइम के अंदर ही उन्हें अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आती है बॉडी में क्या आता है, रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक। जब आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करोगे, अपनी तकरीर को स्टार्ट करोगे, जो भी आपका टॉपिक होगा उसी के इर्द गिर्द बात करनी है, यानी कि उसी को लेकर आपने बात करनी है। ये नहीं कि आपका टॉपिक एक होगा और आप किसी दूसरे मसले पे चले जाएंगे, इससे लोगों का अटेंशन भी, उससे लोगों का जहन भी डिस्टर्ब रहेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, लोगों में वो दिलचस्पी नहीं रहेगी। गिव मोर एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देनी है ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। यूज़ ऑफ सिग्नल डिवाइसेस, फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, एट्सट्रा। सिग्नल डिवाइसेस का यूज़ करना है, फर्स्टली, सेकेंडली, मतलब पॉइंट्स में आपको बात करनी है, जैसे कि आप समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। जो क्वेश्चन आप पॉइंट्स में लिखते हैं वो आपके लिए ईजी होता है याद करना या पढ़ना, ठीक है, याद रहता है वो। जो आप ऐसे पैराग्राफ्स में लिखते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए आप सिग्नल डिवाइस यूज़ करें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कहोगे कि मैं दूसरी बात, तीसरी बात, इस तरह के मतलब सिग्नल डिवाइसेस यूज़ करने होते हैं। और लास्ट में आता है फिर कंक्लूजन। जब आपने इंट्रोडक्शन दी, बॉडी एक्सप्लेन किया अच्छे से बॉडी को, फिर कंक्लूजन, आपको इख्तिताम मतलब आपको एंड करना होता है अपनी टॉपिक को। तो आप सबसे पहले सम अप, नटशेल, कि आपने जो भी बोला उसके कहने का मतलब क्या है, हम क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सम अप क्या है, समराइज करके बोलना होता है।
लास्ट में थैंक्स टू व्यूअर्स, अपनी ऑडियंस का, अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना। ऐसे नहीं कि आपने टॉपिक को ख़त्म किया और आप उठे और चले गए, नहीं, आपको सुनने वालों का या देखने वालों का शुक्रिया अदा करना है कि थैंक यू वेरी मच या थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऐसे बोलना होता है। आंसर्स टू कन्फ्यूजन्स, अब अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो जो भी आपने बोला, तो उन कन्फ्यूजन्स को, उन डाउट्स को आपने जवाब देना होता है, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करना है। एंड नंबर 4 इज़ फीडबैक, फिर लोगों का फीडबैक लेना होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रही। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था। नाउ प्लानिंग ए प्रेजेंटेशन, आप कैसे एक प्रेजेंटेशन को प्लान करते हो, कैसे आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हो। सबसे पहले ऑडियंस एनालिसिस, आप ऑडियंस एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या आता है, द प्रेजेंटेशन शुड बी अट्रैक्टिव एंड कैची, जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, या जो भी आप स्पीच दे रहे होते हो वो अट्रैक्टिव और कैची होनी चाहिए। द ऑडियंस एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट टू चेक हु द ऑडियंस इज एंड वाई दे नीड टू लिसन टू द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको देखना होता है कि ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, ये क्यों ये बात सुनना चाहती है। जिस तरह की ऑडियंस होगी उसी तरह के आपको टॉपिक्स बोलने हैं। आप घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते। आपके पास एक तरह की ऑडियंस होगी, फॉर एग्जांपल आप मेरी ऑडियंस से यहाँ पे आप लेक्चर सुनने आए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बोलूँ या किसी दूसरी चीज़ के बारे में बोलूँ तो आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, आप मेरी वीडियोस को स्किप करके चले जाओगे। इसी तरह हमें ऑडियंस एनालिसिस करनी पड़ती है ताकि ये जानने के लिए ऑडियंस क्या सुनने के लिए आई है, वो किस तरह की ऑडियंस है। ये पहला पॉइंट है प्लानिंग का। नंबर 2 इज कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कंटेंट और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन का। द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंटर। जो इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स होंगे प्रेजेंटेशन में वही प्रेजेंट करने हैं। प्रेजेंटेशन शुड हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर, इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग एंड एक्सप्लेन्ड एंड एग्जाम्पलरी बॉडी एंड ब्यूटीफुल कंक्लूजन। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन लगभग दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। मतलब इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग करनी होती है, अच्छी बिगिनिंग करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को समझाना पड़ता है, और ब्यूटीफुल कंक्लूजन, और एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप अच्छी स्पीच देने के बाद लास्ट में आके कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करोगे जिसे लोग या आपकी ऑडियंस नाराज़ हो जाए या वो हर्ट हो जाए, तो आपकी बाकी प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इसलिए ब्यूटीफुल कंक्लूजन ज़रूरी है। या अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कहीं पे गड़बड़ी या गलती हो भी जाती है, जब ब्यूटीफुल कंक्लूजन होगा तो सारे खुश हो जाएंगे, सारे उस प्रेजेंटेशन का लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 3 इज सपोर्टिंग मटेरियल। सपोर्टिंग मटेरियल मीन्स कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन देते समय आपके पास जो मटेरियल है या पिक्चर्स, एग्जांपल्स वगैरह वो रिलेवेंट होने चाहिए। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, द सपोर्टिंग मटेरियल ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट, एग्जांपल्स, पिक्चर्स एक्स्ट्रा। जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे शक्लें दिखाते हैं प्रेजेंटेशन के समय लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, या एग्जांपल्स देते हैं, वो रिलेवेंट होनी चाहिए। जो एग्जांपल आप देंगे वो उस टॉपिक के साथ रिलेवेंट होनी चाहिए। नंबर 4 इज विजुअलाइजेशन। Presentation should have good quality visualization, for example pictorials, graphs, diagrams, etc. जो आप वहाँ पे लोगों को शक्लें दिखाते हो प्रेजेंटेशन को समझने के लिए, या ग्राफ्स दिखाते हो, वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और वो सही से प्रिपेयर किए गए होने चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्लियरली एंड ईजीली। विजुअलाइजेशन से इससे क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं वो बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ईजीली और क्लियरली, ठीक। नंबर 5 इज स्क्रिप्ट्स एंड नोट्स। स्क्रिप्ट्स एंड नोट्स शुड बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। स्क्रिप्ट्स और नोट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्क्रिप्ट्स रख सकते हैं अपने पास, नोट्स तैयार करके अपने पास रख सकते हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और पोर्शन है इसी प्रेजेंटेशन का, दैट इज़ डूज एंड डोंट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए प्रेजेंटेशन में। जब आप तकरीर कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। डू, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। गुड एंड क्लियर लाउड वॉइस। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, क्लियर आवाज़ होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि मौलवी साहब वाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमें बिल्कुल भी समझ में, वो माइक सिस्टम का वो शोर ज़्यादा आता है, तो बिल्कुल भी यहाँ क्लासरूम में टीचर बात कर रहा होता है,
वो आवाज़ रिबाउंड होती है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए ताकि सभी सुन सके। नंबर सेकंड, प्रॉपर चूज़ ऑफ वर्ड्स एंड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। सही इंतखाब करना चाहिए अल्फाजों का और सही से प्रोनाउंस करना चाहिए उनको। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के अंदर हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन उनका मतलब अलग है। तो आप समझ सकते हैं, ये आप मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे ये याद रखिए कि सही इंतखाब अल्फाजों का और प्रोनाउंसिएशन सही से करनी होती है। यूजिंग सूटेबल गेस्चर्स, सूटेबल गेस्चर्स जो हाथ हिलाते हैं तकरीरों में, बाकी चीज़ें वो भी सूटेबल होना चाहिए। कई कभार क्या होता है कि ज़्यादा जोश में आकर मौलाना साहब अक्सर हम देखते हैं कि वो डाइस को वहाँ पे तोड़ देते हैं। जो ज़्यादा जोश में आते हैं वो माइक को उठा के फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही से सूटेबल गेस्चर्स यूज़ करने चाहिए। सूटेबल पोस्चर और बैठने का तरीका, खड़ा रहने का तरीका, जिस भी आप पोजीशन में होते हैं वो एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। आई कंटैक्ट टू द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ आई कंटैक्ट, आंखों में आंखें डालकर, ये सब जो भी हमने पिछली वीडियोस पढ़े चाहे इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन, हाँ, तो बात करनी पड़ती है आंखों में आंखें डालकर। आई कंटैक्ट होना चाहिए ऑडियंस और प्रेजेंटर के दरमियान। प्रॉपर पाज इन प्रेजेंटेशन, और प्रॉपर पाज, रुकना कहाँ पे है, कहाँ पे जायज़ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। नाउ डोंट्स, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन देते समय। नंबर फर्स्ट इज अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आर शॉर्ट फ्रेजेस एक्स्ट्रा। जो भी आप शॉर्ट फ्रेजेस या कोई एग्जांपल देते हैं या कोई वर्ड बोलते हैं उसको ज़्यादा रिपीट ना करें। ये बेहतर रहेगा अगर आप उसको ज़्यादा रिपीट, क्योंकि जो ऑडियंस होती है ना वो ये समझती है कि इसके पास शायद बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार नहीं किया, इसके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, ये बार बार एक ही बात को कह रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसलिए इस चीज़ से बचिए। नंबर सेकंड, अवॉइड डिफ़िकल्ट और हार्श लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट और हार्श लैंग्वेज से ऐसे अल्फाज ना बोलें जिससे ऑडियंस को हर्ट हो। अवॉइड यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एंड मोर प्रोफेशनल लैंग्वेज। जो स्पेसिफिक और प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है ना ज़्यादा, वो भी उससे भी अवॉइड करें, ठीक है, वो भी ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि बिकॉज कॉमन पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इट क्लियरली। जो आम लोग, साधारण लोग होते हैं वो इसको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अक्सर बेशतर हम देखते हैं जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं वो लिखते जो हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ डॉक्टर्स ही समझ पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये नहीं होना चाहिए। वो प्रॉब्लम होती है, कभी कभार हमें खुद दवाई लानी पड़ती है लेकिन हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि डॉक्टर ने लिखा क्या है, तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें फिर से उस डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। इवन कि दूसरे डॉक्टर को भी वो समझ में नहीं आती है उसकी वो लैंग्वेज, ओके। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नाउ इसका एक लास्ट पोर्शन है, दैट इज़ मूड्स और टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या टाइप्स, कौन से किस्म हैं, कौन से मूड्स हैं प्रेजेंटेशन के। इसमें सबसे पहले आता है मेमोराइजेशन। इन दिस मूड और टाइप द स्पीकर रिसाइट्स ए स्क्रिप्टेड स्पीच फ्रॉम मेमोरी। मेमोराइजेशन मतलब आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ज़बानी याद करके जाना, ठीक है। इस मूड में क्या होता है कि जो एक स्पीकर होता है वो रिसाइट करता है, जो भी उसने याद किया होता है ना, दिमाग में जो भी भरा होता है उसको वो पढ़ता है। जैसे क्वेश्चंस अक्सर हम छोटी क्लासेस में याद किया करते थे, फिर हम जब टीचर आता था उसको सुनाते थे, वो हमने याद किया होता था शॉर्ट टाइम के लिए। तो ऐसे भी लोग करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। दिस मूड इज़ नॉट रिकमेंडेड एज इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। और ये मूड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लमैटिक हो, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्पीकर फॉरगेट द टॉपिक दैट विल क्रिएट ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर हिम। अगर स्पीकर भूल जाता है अपना टॉपिक, अक्सर होता है ऐसा, भूल भी जाता है इंसान जब जो उसने याद किया होता है, ठीक है, तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन, उसके लिए एक परेशानी मतलब पैदा हो सकती है। तो इसलिए ये वाला मेथड जो है ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। नंबर सेकंड इज मोनोस्क्रिप्ट रीडिंग। मोनोस्क्रिप्ट, इस वर्ड से भी आप समझ गए होंगे कि स्क्रिप्ट रीडिंग, जो लिखा हो फिर उसी से पढ़ना। दिस मूड टू इज नॉट रिकमेंडेड, यानी कि ये वाला टाइप भी रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। इट कंसिस्ट्स ऑफ रीडिंग अ स्क्रिप्टेड और रिटन स्पीच। इसमें क्या होता है कि एक प्रेजेंटेटर जो होता है वो स्क्रिप्टेड या रिटन स्पीच को डिलीवर करता है। उसने पहले लिखा होता है किसी पेपर के ऊपर, फिर आके वो उसी को पढ़ता है। The fault of this mood is that the focus of the speaker remains towards the script more than to audience। क्या होता है कि जो प्रेजेंटर होता है या स्पीकर होता है उसका ज़्यादा फोकस कहाँ रहता है, इस स्क्रिप्ट के ऊपर या इस लिखी हुई इस पेपर की तरफ।
इसका फोकस ऑडियंस की तरफ नहीं रहता है, आई कंटैक्ट नहीं रहता है, बॉडी गेस्चर्स बाकी चीज़ें वो नहीं रहती हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब ये चीज़ें अपनी इस प्रेजेंटेशन में नहीं होंगी तो वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मोनोस्क्रिप्ट रीडिंग भी रिकमेंड नहीं की जा रही है। तीसरा मेथड है एक्सटेम्पोरेनियस एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन। दिस मोड और टाइप इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस टाइप कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन अ कन्वेंशनल फैशन यूजिंग गुड मटेरियल्स। In this type, the whole draft is prepared on the presentation and only important points are discussed. इस presentation में क्या होता है कि एक conventional और अच्छे materials का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है, फिगर्स का इस्तेमाल होता है जो आपको याद नहीं रखनी होती है बल्कि अपने अपने पास वो रखनी होती है। और एक ड्राफ्ट बना लिया जाता है प्रेजेंटेशन। जैसे हम देखते हैं कि जो लीडर्स आते हैं उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया होता है और जब भी स्पीच होती है तो उस ड्राफ्ट को साथ लेकर चलते हैं। और अपनी मेमोरी पावर भी होती है, उनकी सोचने की क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, तो वो एग्जाम्पल्स के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड है प्रेजेंटेशन का। और इससे क्या होता है, इस प्रेजेंटेशन में खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।